लेकिन लिखते लिखते फिर फौज में चले गए, ये नहीं सोचा कि राइटर ही बन जाते हैं? नहीं, हाँ, जो कि हम जिस जनरेशन से हैं, आप लोग किस पे आ गए हैं, जेन जी, अल्फा? नहीं, मैं तो मिलेनियल। तो उस वक्त की जितनी भी प्रचलित और बिकने वाली हिंदी पत्रिकाएं थी, सारे घर में आती, खास तौर पे हंस, वागर्थ, ज्ञानोदय, कादम्बिनी। तो उसमें कहानियां वगैरह पढ़ते थे हम। जितना भी लिखा जा रहा है वो सारा नॉन फिक्शन है। हाँ, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन भी बहुत कम है, और वो भी ज्यादातर इंग्लिश में है। हिंदी उसका में कम हिंदी लिखा अनुवाद आने लगा अब। और जबकि इस बार तो विश्व पुस्तक मेला पूरा सैनिकों को ही डेडिकेटेड भी है। तो वैसे भी हम भारतीय सेना जो है, चूंकि हम ब्रिटिश आर्मी से आए, तो थोड़ा इंग्लिश का ज़्यादा प्रभाव है। और फिल्मों की ही बात अगर हम करें तो पुरानी फिल्मों में एक कर्नल होता हुआ करता था, मुच्छे बड़ी बड़ी होती थी, दोनाली बंदूक पकड़। आपका जब पॉडकास्ट होने वाला था मैंने यही सोचा था। इंडियन आर्मी का कौन सा पक्ष ऐसा है जो लोगों को दिखेगा ये किताबें पढ़ने के बाद? इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ट्रेनिंग कितनी खास है, कितनी कठिन है, कैसे भारतीय सेना के अफसर को बनाया जाता है, अफसर बनने से पहले कितनी दुश्वारियों से ये गुजरते हैं, वो पूरा वर्णन है एक्चुअली। फॉर सोल्जर्स, फॉर अस, इट ग्रोज इनटू आवर नर्व्स धीरे धीरे धीरे। कश्मीर हमने ख्वाब देखा जब मैं गया वहाँ पे पहली बार। आप चाहते थे कि आपकी पोस्टिंग कश्मीर में? हाँ, मैं इन्फेंट्री का हूँ, तो कोई भी चाहेगा कि कश्मीर, चूंकि उस दिनों बैटल ग्राउंड था, अब थोड़ा मामला शांत हुआ। द गोर, द ब्लड, द इम्पैक्ट, कि आई पुश द ट्रिगर एंड दैट बुलेट कॉज द डेथ। बट एज ह्यूमन तो आपको लगता होगा कि why such person is so bad that I have to kill him? Exactly. You chose the correct word, which I could. हम गंगा है, हम जमुना है, हम है सतलज, झेलम हम, जैसे को तैसा वाला, अपना तो जंतर मंतर है। जैसे को तैसा वाला है, अपना तो जंतर मंतर, दुश्मन के जानी दुश्मन है, और यारों के हमदम हम। बात रुक रुक कर बढ़ी, फिर हिचकियों में आ गई, फोन पर जो हो ना पाई चिट्ठियों में आ गई। अब ये शेर सुनकर आप सोच रहे होंगे कि किसी शायर मिजाज आदमी ने किसी रात खिड़की के पास बैठकर ये शेर कह दिया होगा। हालांकि आपका आकलन ठीक है, बात ठीक है कि शेर निकला है तो किसी शायर मिजाज आदमी से ही निकला होगा। लेकिन एक कमाल की बात बता दूं कि ये शेर लिखने वाले एक कर्नल भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य। मैं हूं दीपाली अग्रवाल। आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है, जहां हमारे मेहमान हैं इस शेर को कहने वाले, लेकिन साथ में कर्नल भी, गौतम राजऋषि, जो कलम और बंदूक दोनों ही शस्त्रों को अपने साथ लेकर चलते हैं। लंबे समय जम्मू और कश्मीर में उनकी पोस्टिंग भी रही, मुठभेड़ में भी शामिल हुए, घायल भी हुए, लेकिन हर बार साहस के साथ खड़े हुए। इसके लिए उन्हें पराक्रम पदक और सेना मेडल भी मिला। अभी मेरे हाथ में उनकी 2 किताबें भी हैं। एक गज़ल संग्रह है, पाल ले एक रोग नादा। इसके अलावा दूसरी किताब है हैशटैग, जो अनबाउंड प्रकाशन से आई है। इसका जो दूसरा हिस्सा है, आगे का अगला पार्ट है, जिसका नाम है इन्फॉर्मर। उस किताब का लॉन्च कल हो चुका है विश्व पुस्तक मेले में। इसके अलावा नीला नीला और एक अन्य कहानी संग्रह भी आ चुका है। कर्नल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। एक फौजी मन में क्या इच्छा हुई कि कविताएं लिखे, गजलें कहे, कहानी लिखे? दरअसल एक फौजी, जैसा कि आप जानती हैं, आप लोगों ने देखा है कि हम जितना प्रकृति के करीब होते हैं, शायद आप लोग शहर वाले नहीं हो पाते हो। हम पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और कविता कहीं न कहीं से उन दोनों के बीच एक सामंजस्य बिठाता है। जहाँ तक कविता की बात है, बचपन से शौक था पढ़ने का, लेकिन फौज में आने के बाद, खास तौर पे जब मैं कश्मीर में डिप्लॉय हुआ, तो रातें तो व्यस्त रहती थी और दिन थोड़े से खाली रहते थे। तो उन पहाड़ों, रात में ड्यूटी होती थी? हाँ, रात में तो रात भर ड्यूटी रहती है सरहद की निगरानी में, तो दिन अमूमन खाली रहते थे। और तो सुंदर पहाड़ पे आप अकेले बैठे हुए हैं, तो कविताओं का साथ रहता था। तो इस तरह से कविताएं आई जिद। तो ये कश्मीर में पोस्टिंग के बाद ही लिखा, पहले कभी नहीं लिखा? नहीं, पहले जैसा कि मैं बचपन से तुकबंदियां करता था। मैं बचपन से शौक था लिखने हाँ, लिखने का घर में माहौल था, और पढ़ने का, किताबें खूब आती थी घर में। मेरी दादी रामायण महाभारत तो बचपन में पढ़ लिए थे। और पिताजी जो मेरे थे वो डॉक्टर थे, अभी रहे नहीं वो,
तो वो वहाँ हमारे, मैं छोटे से शहर का रहने वाला हूँ, बिहार के सहरसा। तो वहाँ के कॉलेज की लाइब्रेरी से वो किताबें लेते। मैं 8वीं-9वीं कक्षा में संपूर्ण प्रेमचंद पढ़ चुका था। तो यूं ही पढ़ते पढ़ते लगा, डायरी लिखने का शौक था बचपन से, डायरी में कुछ कुछ लिखते थे अपनी बातें, तुकबंदियाँ करते थे, क्योंकि बाद में पता चला कि ये ऐसे ही है, कचरा है। तो बाद में जब गंभीर हिंदी साहित्य पढ़ने लगा था, इस तरह से बस डायरी लेखन से फिर लेखन में आया मैं। लेकिन लिखते लिखते फिर फौज में चले गए, ये नहीं सोचा कि राइटर ही बन जाते हैं? नहीं, हाँ, जो कि हम जिस जनरेशन से हैं, आप लोग किस पे आ गए हैं, जेन जी, अल्फा? नहीं, मैं तो मिलेनियल। हम लोग एक्स वगैरह है शायद। तो उस वक्त तो यही था कि घर में +2 कर लिया है तो 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो आप साइंस रखेंगे या आर्ट्स रखेंगे। साइंस में भी या तो मैथ्स या बायोलॉजी। हमारे बिहार वालों में डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता था। हम पे प्रेशर था कि इंजीनियरिंग करना है। पिताजी डॉक्टर थे, मुझे बायोलॉजी से सख्त नफरत, तो हमने मैथ्स रखा। और इंसिडेंटली जानने वाले जानते हैं कि मैंने, चूँकि घर वालों को दिखाना था, तो मैंने IIT का एंट्रेंस भी निकाला। लेकिन ज़िंदगी में तब्दीली आई। उन दिनों घर में छोटा ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, जिस पे दूरदर्शन पे शनिवार रविवार को फिल्में आती थी। तो एक फिल्म आई, शशि कपूर साहब की फिल्म है, गोविंद निलानी साहब ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का नाम है विजेता। शशि कपूर ने प्रोड्यूस किया और खुद भी मुख्य किरदार है। रेखा उनकी पत्नी है, उनका एक बेटा है जो कि शशि कपूर का ही बेटा है। आप देखिएगा ज़रूर ये फिल्म। उस फिल्म ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। 10वीं कक्षा में था मैं जब ये दूरदर्शन पर यह फिल्म आई और हमने घर वालों के साथ बैठ के देखी। उस फिल्म में पिता और पुत्र के बीच में तनाव है। तो पिता को सबक सिखाने के लिए पुत्र ने निर्णय लिया फौज में जाने का, और वो नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते। तो फिल्म का पहला हिस्सा नेशनल डिफेंस एकेडमी की कहानी है, दूसरे हिस्से में वो एयरफोर्स पायलट बनता है। तो वो कहानी, तो आप वहाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी से अट्रैक्टेड हो गए? मैंने कहा ये कौन सी जगह है, यहाँ जाना यार, खेल कूद हो रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई से वास्ते नहीं। तो मैंने IIT के साथ साथ NDA का भी इंटरेस्ट निकाला। तो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा कठिन लग रहा है अभी, या लगा कि नहीं ठीक है? ठीक नहीं, वहाँ जाने के बाद पता लगा पढ़ना भी है, ग्रेजुएशन भी करना था। तो वो पार्ट फिल्म में दिखाया नहीं था। फिल्म में सिर्फ खेल कूद, बॉक्सिंग और क्रिकेट और फुटबॉल दिखा रहे थे। लेकिन वहाँ पे +2 करने के बाद जाते हैं चूँकि, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का कोलैबोरेशन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी से जो ग्रेजुएट होते हैं उनको ग्रेजुएशन की डिग्री JNU देती है। अच्छा। तो बाकायदा ग्रेजुएशन करना पड़ता है 3 साल फौजी ट्रेनिंग के साथ साथ। ये बात पता नहीं थी, बाद में पता चली कि पढ़ना भी पड़ेगा। किताबें आपकी आ गई हैं मेरे हाथ में, हैशटैग है, इसके बाद अब इन्फॉर्मर भी आ चुकी है। इन किताबों की क्या कहानी है? दरअसल जैसा मैंने बताया, घर में पढ़ने का माहौल था, हिंदी साहित्य पढ़ने का माहौल था। तो उस वक्त की जितनी भी प्रचलित और बिकने वाली हिंदी पत्रिकाएं थी, सारे घर में आती। खास तौर पे हंस, वागर्थ, ज्ञानोदय, कादम्बिनी। तो उसमें कहानियां वगैरह पढ़ते थे हम, और शुरू से मतलब लिटरेचर तो बहुत पहले ही जीवन में आ चुका था बिल्कुल। साथ ही जब थोड़े से बड़े हुए तो मेरी 2 बड़ी बहनें, हम तीनों को ही पढ़ने का शौक था। तो हम लोग एक दूसरे को जन्मदिन में पॉकेट मनी बचाकर किताबें उपहार में दिया करते। फिर चस्का चढ़ा सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा, इन जैसे उपन्यासों को पढ़ने। पल्प भी पढ़ा? हाँ, पल्प फिक्शन। नहीं, वो ही पढ़ाई की शुरुआत एक्चुअली वहां से हुई। तो लेकिन लिखने का कि मैं कहानी लिख सकता हूँ, वो बदलाव आया। जो कि मैं उदय प्रकाश कुशे, उनकी कहानी है, लंबी कहानी है, इसको उपन्यास कहा जाता है, बट वो खुद उसको लंबी कहानी मानते हैं। वो पीली छतरी वाली लड़की, जो कि धारावाहिक के रूप में हंस में आई थी, 12 अंकों में आई थी। वो मैं पढ़ता गया हर अंक। मैंने कहा यार, ये कहानी तो लिखी जा सकती है ऐसे, मैं भी लिख सकता हूँ। तो वो तो पहले कुछ लिखा नहीं था, लेकिन उससे पहले बस डायरी लिखते थे और कविताएं करते थे। लेकिन फिर भी कहानी, मैं अपनी डायरी में छोटी मोटी कहानी लिखने का। फिर जब मैं सेना में आया और थोड़ा सीनियर हुआ, मेजर बन गया, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास जो कहानियां हैं, जो किरदार हैं, जिस तरह के जीवन में जी रहा हूँ, मेरे आसपास के जो सैनिक हैं उनकी कहानियां, वो कोई नहीं लिख रहा है। हिंदी में कोई नहीं लिख रहा है। गिने चुने नाम थे, गिनी चुनी कहानी, कोई थी नहीं कहानी। मतलब अक्सर जितना भी लिखा जा रहा है वो सारा नॉन फिक्शन है। हाँ, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन भी बहुत कम है, और वो भी ज्यादातर इंग्लिश में है। हिंदी उसका में कम हिंदी अनुवाद आने लगा अब। और जबकि इस बार तो विश्व पुस्तक मेला पूरा सैनिकों को ही डेडिकेटेड भी है। तो वैसे भी
हम भारतीय सेना जो है, चूँकि हम ब्रिटिश आर्मी से आए, तो थोड़ा इंग्लिश का ज़्यादा प्रभाव है वहाँ पे, स्पेशल ऑफिसर कम्युनिटी में वी स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज इन विद इन आवर सेल्स। चूँकि ब्रिटिश आर्मी की लेगेसी रही है, जाते जाते जाएगी। हिंदी तो बहुत जवानों के साथ हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी काइंड ऑफ ऑफिसर कम्युनिटी में एलियन लैंग्वेज है वहाँ। और मैं हिंदी साहित्य का अध्येता, पढ़ने वाला, शौक रखने वाला। फिर जब मुझे ये एहसास हुआ कि हिंदी साहित्य में भारतीय सैनिक जो है वह हाशिए पे खड़ा, अदृश्य, तो मैंने कहा नहीं, चूँकि मैं फौजी हूँ और साहित्य भी थोड़ा बहुत लिखने का सलीका है, तो क्यों ना मैं उसको बनाऊँ। अब जाके मेरी कुछ कहानियाँ फिर मैंने पत्रिकाओं में भेजना शुरू की। उस वक्त क्या होता था, सबसे पहले पत्रिकाओं में भेजी? जी, उस वक्त यही माना जाता। अब पब्लिकेशन आसान हो गया है। उस वक्त हम लोग ये समझते थे कि पहले आपकी कहानियाँ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपे तो आप नज़रों में आएंगे। तो मैंने संपादकों को भेजना शुरू किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजेंद्र यादव जी का, वो हंस के संपादक हुआ करते थे, और मेरी 2-3 सैनिक जीवन से संबंधित कहानियों को उन्होंने बहुत अच्छे से प्रकाशित किया। मुझे लगा मैं हंस में छपना बहुत बड़ी बात। एक सपना, जिस पत्रिका को आप पढ़ते आ रहे हैं, इसमें प्रेमचंद छपे हैं, जिसमें उदय प्रकाश हमारे समकालीन महानतम कथाकारों में से एक, वो छपे, उसमें मुझे छपना मुझे बड़े गर्व की, मुझे लगा कोई गैलेंट्री अवार्ड मिल गया मुझे। तो फिर बहुत सारी कहानियाँ लिखी और लोगों ने बहुत तारीफ मिली मुझे। उसके बाद जब मेरी एक कहानी है, एक तो सजन मेरे पास नहीं रहे, जो हंस में छपी थी, उनको कंपाइल करके फिर आपने बुक बनाई? हाँ, फिर वो हरी मुस्कुराहटों वाला कोलाज नाम का संकलन है जिसमें ये सारी कहानी। लेकिन ये कहानियां जब आपने लिखी तो उसके बाद आपने अपने आसपास के लोगों को सुनाई, जो आपके साथ सेना के लोग थे? नहीं, शुरुआती दौर में नहीं सुनाया, लेकिन हुआ यूं कि नीलेश मिश्रा है ना, यादों का शहर या कुछ ऐसा, यादों का इडियट बॉक्स, हाँ, उसमें वो कहानी सुनाते थे। तो उनके टीम में हमारी एक दोस्त थी जो अभी बहुत ही अच्छी लेखिका, नामी लेखिका हुए, अनु सिंह चौधरी नाम है उनका, पता नहीं आप जानते हैं। उनके किताब था नीला स्कार्फ, हिंदी में से आई थी, बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उन्होंने अभी 2-3 वेब सीरीज भी बनाई है। वो हमारी दोस्त थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कहानी दीजिए उस यादों का इडियट बॉक्स के लिए। तो हमारी एक कहानी थी आर्मी पे ही, जो मैंने उनको भेजी। और नीलेश मिश्रा, वो जो जिस FM पे आता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो कश्मीर में भी चलता था। तो मैंने अपने जवानों पे कहानियाँ लिखी थी, और जिस दिन ये ब्रॉडकास्ट हो रहा था, आई वॉज नॉट अवेयर, ये जवान सारे सुन रहे थे, उसमें उन्हीं की कहानी थी, कुछ एक्चुअल नाम के साथ। तो वो समझ गए कि हमारी कहानी, समझ गए कि साहब ने तो हमारी कहानी लिखी। सब मुझे वो रेडियो सेट पे बताने लगे, साहब कहानी आ रही है। तो पहली समझ बार, गए थे ना? हाँ, तब सब समझ गए। तो पहली बार इन लोगों को पता चला कि हाँ, मैं लिखता हूँ हिंदी में। कविता के बारे में इन लोगों को पता था कि मैं पोएट्री करता हूँ, कहानी लिखता हूँ, वो पहली बार। आप कविताएं सुनाते हैं अपने आसपास? हाँ, अब तो काफी सुनाता हूँ। क्या कहते हैं वो लोग? जवान लोग तो खुश होते हैं। अब जो फौजी अफसर, जैसे मैंने बताया, उन लोगों को हिंदी थोड़ी कम, तो अब खुलने लगे हैं बात। तो हर महफिल में या किसी पार्टी वगैरह में अक्सर आपसे कहते हैं, मास्टर ऑफ सेरेमनी में बन जाता हूँ माइक पकड़ के कि कविता तो हो ही जाए। जी, कविता। इसकी क्या कहानी है? किताब हैशटैग उपन्यास है ये, और इसका हाँ, अब दूसरा हिस्सा भी आ चुका है, इन्फॉर्मर। बिल्कुल। हैशटैग दरअसल कहानी है एक इंट्रोवर्ट लड़के की, जो कि पटना जैसे शहर में है, और एक बहुत बड़े राजनीतिक का बेटा है, और उसकी माँ जो है शिक्षिका हैं वहाँ के, लेकिन घर का बहुत ही दबंग पिता है, जो कि बहुत क्रूर हैं और घर को बंद करके रखते हैं। बहुत पैसे वाले हैं, प्लस राजनेता हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, और बेटियां हुई जा रही हैं। 3 बेटियां हुई, बहुत अरसे बाद ये बेटा हुआ है, तो उस पर बहुत ज़्यादा लाड़ है, और कड़ाई भी बाहर नहीं खेलोगे होते, दब्बू थोड़ा बन जाता है। तो उसके बाद ये कॉलेज जाता है, तो कॉलेज में जाते ही जो बैच की सबसे खूबसूरत लड़की होती है, उनसे इनको एक तरफा प्यार होता है। और जो फेसबुक का ज़माना शुरू हुआ है, तो उसमें जो पहली बार वो लव लाइक, पहले सिर्फ थम लाइक आते थे, उसको बहुत सारी और इमोजीज आने लगी। तो उस लव लाइक या हैशटैग जो भी लड़कियां वो पोस्ट करती थी, इनको या टैग कर दिया करती थी, उनको मोहब्बत मान लो, वो लोग वो मुझसे प्यार करती थी, अपने सपनों की दुनिया में जीती थी। उनको लगा कि वो प्यार करती है हमसे, जबकि लाइक देख के। हाँ, ऐसा बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लोग, लड़कों के साथ खास तौर पे।
तो उन्होंने ये मान लिया, जबकि तो उसी बीच सर्जिकल स्ट्राइक होता है, द फेमस सर्जिकल स्ट्राइक जो 2016 में इंडियन आर्मी ने किया था। तो और वो लड़की जो है पहले से किसी से कमिटेड है। अच्छा। उसका जो भाई है, उस लड़के का भाई, वो सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल था। लड़की का भाई? जिस लड़के से वो कमिटेड है। अच्छा, उसका भाई। तो वो बड़े गर्व से कहानियां सुनाता है अपने भाई की सर्जिकल स्ट्राइक की कहानियां। तो ये देखता है इस लड़की को ना, बड़े गौर से, मुग्ध भाव से वो कहानियां सुनते हुए। तो उसको लगता है कि अगर मैं फौजी बन गया तो शायद ये मुझे भाव देगी। तो उसने डिसाइड करता है कि मैं देन वो एग्ज़ाम क्लियर करता है और फिर पटना यूनिवर्सिटी से वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी को ज्वाइन करता है। तो आधा हिस्सा पटना कॉलेज लाइफ के, कॉलेज रोमांस, वन साइडेड लव, इसकी कहानी है। आधे हिस्से में इंडियन मिलिट्री अकेडमी में कैसी ट्रेनिंग होती है, कितनी कठिन ट्रेनिंग होती है, और साथ में ये अपने ख्वाबों में डूबा रहता है उस लड़की के। और ट्रेनिंग के दौरान ही इसको पता चलता है कि उसकी सगाई उस लड़के से हो चुकी है। इंटरनेट पे वो देखता है, फिर वो बेचैन हो जाता है, व्याकुल होता है। तो अपने सीनियर्स और बैचमेट्स की मदद से एकेडमी से भाग के जाता है पटना लड़की को मनाने के लिए। तो सीनियर्स उसकी हेल्प करते हैं इस काम में? हाँ, वो सीनियर्स मदद करते हैं। चोरी छिपे जाना है, बाकियों को पता नहीं चलना है, वरना पनिशमेंट मिलती है इसको। लोग पैसा इकट्ठा करके सारे बैचमेट्स एयर टिकट खरीदते हैं इसके लिए। ये पटना जाता है, लड़की इसको बहुत उल्टा सीधा बोलती है, ये गुस्से में आके उसको चाकू मार देता है। मर जाती है? और मरती है नहीं, वो कहानी पढ़ना पड़ेगा, मैं खोलूंगा नहीं। आप इतने ऐसे कहानी सुना रहे थे ना, इमेजिनेशन बन रही थी मेरे दिमाग में। तो फिर ये जब वापस आता है एकेडमी में, तो ये थोड़ा सा बदल गया, इसकी साइकी बदल गई, थोड़ा सा क्रूर हो गया है, थोड़ा सा असंवेदनशील हो गया, और ट्रेनिंग लेकिन और जज्बे के साथ पूरा करता है। तो वो किताब वहीं ख़त्म होती है। मतलब एक थ्रिलर भी है इसमें? हाँ, क्योंकि शुरुआती होती है, शुरुआती दृश्य है कि लड़के को चाकू मार देता है। इंडियन आर्मी का कौन सा पक्ष ऐसा है जो लोगों को दिखेगा ये किताबें पढ़ने के बाद? इंडियन मिलिट्री अकेडमी की ट्रेनिंग। इंडियन मिलिट्री अकेडमी ट्रेनिंग कितनी खास है, कितनी कठिन है, कैसे भारतीय सेना के ऑफिसर को बनाया जाता है, ऑफिसर बनने से पहले कितनी दुश्वारियों से ये गुजरते हैं, वो पूरा वर्णन है उसमें। जो दूसरा पार्ट आया है, अब समर प्रताप सिंह पैरा कमांडो बन के कश्मीर में डिप्लॉयड है। वहाँ पे उसको टास्क मिला है एक इन्फॉर्मर बनाने का, हमें हर मतलब मुखबिर बनाने। हाँ, मुखबिर बनाने का। तो एक लड़की है जो कि एक टेररिस्ट की पत्नी है, और टेररिस्ट जो है भाग गया है, भारतीय सेना से चंगुल छुड़ा के उस पार चला गया पाकिस्तान। तो ये उससे दोस्ती करता है। उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए इसको अपना आवरण बदलना पड़ता है। वो एक मुस्लिम बनता है, दाढ़ी बढ़ाता है, उर्दू कश्मीरी सीखता है, नमाज अदा करना सीखता है, और धीरे धीरे उस लड़की से दोस्ती बढ़ाता है, और उस लड़की के पति के जरिए कश्मीर में छुपे आतंकवादियों की खबर निकालता है और फिर उनका सफाया करता है। ये कहानी इन्फॉर्मर की। फिर तीसरा हिस्सा आएगा मिशन, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर देखते आता रहेगा। आता रहेगा। ये कश्मीर से रिलेटेड कहानियां हैं जी, और सारी आपकी की सारी कहानी संग्रह में भी सारी लगभग कहानियां वही कश्मीर पे ही है। कश्मीर ने कैसे शेप किया है आपकी राइटिंग को? बिल्कुल, कश्मीर का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी गज़लों में भी कश्मीर की खूबसूरती आई है। और कश्मीर, चूँकि मैं 14 साल करीब कश्मीर में रह गया, तो वहाँ कई दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे लोग हैं। प्लस मेरा सैनिक होना सबसे पहले आता है, लेखक वगैरह तो बाद की बात। वो एक एक्सटेंशन है पर्सनालिटी का। जो कश्मीर ने मुझे, इसमें भी एक डायलॉग में मैंने, कश्मीर एक्चुअली फॉर सोल्जर्स, फॉर अस, इट ग्रोज इनटू आवर नर्व्स। धीरे 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 कश्मीर, हमने ख्वाब देखा जब मैं गया वहाँ पे पहली बार। आप चाहते थे कि आपकी पोस्टिंग कश्मीर में हाँ, हो? मैं इन्फेंट्री का हूँ, तो कोई भी चाहेगा कि कश्मीर, चूँकि उस दिनों बैटल ग्राउंड था, अब थोड़ा मामला शांत हुआ। तो 1997 onwards when I got deployed in Kashmir, it grew into my nerve. I fell in love with the Kashmir. वहाँ के लोगों से, हाँ, वो दुश्मन भी थे, लेकिन जो दुश्मन नहीं है, जो उन्होंने हमारी मदद की, जो हमारे साथ थे, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। कश्मीर, चिनार वहाँ का, झेलम, गुलमर्ग, वो वादियाँ, वो पहाड़, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, जबकि मैं शब्दकार हूँ, फिर भी शब्द नहीं है कि मैं कश्मीर को न्याय दे सकूँ अपने शब्दों के साथ। जितना लिखूँ उतना कम है। तो सारी कहानियाँ, जो जितने प्रोज है मेरे, वो कश्मीर है। पोइट्री में कुछ और भी चीज़ें मिली हुई है।
अगर कश्मीर में नहीं होते, आप कहीं और होते, तब भी जो आपकी पोइट्री है या जो आपकी कहानियां हैं उनको जो ग्लोरिफिकेशन मिला है वैसा ग्लोरिफिकेशन मिल पाता? शायद नहीं, कहानियों को नहीं मिल पाता। शायद मैं कहानी लिख नहीं पाता, फिर आप लिख ही नहीं पाते शायद। और पोइट्री तो यस, चूंकि पोइट्री जैसे मैंने कहा बचपन से लिखता रहा था, तो मेरा एक अपना जॉनर था, प्रेम का, इश्क का, मोहब्बत का, वो यकीनन रहता। बट शायद ये कहानियां नहीं लिख पाता मैं अगर मैं कश्मीर में ना होता तो। कश्मीर ने कैसे फोर्स किया आपको कहानी लिखने के लिए? पहली कहानी कौन सी थी जो कश्मीर से उपजी? हाँ, और कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जिसने बहुत हिट किया जी, होगा? पहली कहानी ही कश्मीर की थी। और वही कहानी अब जो दूसरी किताब आई है इन्फॉर्मर, वो उपन्यास के रूप में। और वो कहानी बहुत चर्चित हो गई थी, इसलिए चर्चित हो गई थी कि वो पहली बार मैंने हंस में भेजा था और वो रिजेक्ट हो गई थी हंस। जबकि संजीव जी सह संपादक थे, बहुत बड़े कथाकार हैं हिंदी साहित्य के। उन्होंने पोस्ट कार्ड लिखा, कहानी बहुत अच्छी है लेकिन इसमें अभी कुछ और शिल्प की, मशक्कत की ज़रूरत है, आप दूसरी कहानी भेजिए। दूसरी कहानी उन्होंने छाप दी, तो वो कहानी पाखी में छपी। वही कहानी जब पाखी में छपी तो उसके अगले से 2 से 3-4 अंक पे इतने खत थे उस पे पाठकों के। और वो आपकी पहली कहानी वो मेरी पहली कहानी थी। उसमें जो टीस छोड़ गया है वो, तो कई सारे खत थे कि फौजी लोग, आखिरकार इस फौजी ने भी उस इन्फॉर्मर को, जो लड़की है साजिया, जो प्रोटेगनिस्ट है, काम निकाल के छोड़ दिया, अपने से मतलब था। कई लोगों ने उसकी तुलना उसने कहा था से कर दी। उसने कहा था पहली कहानी मानी जाती है हिंदी साहित्य की, क्योंकि हमारी बातचीत का क्रम चल रहा है, चंद्र शर्मा गुलेरी की। अब सोचिए, हिंदी साहित्य की पहली कहानी जिसे माना जाता है वो एक सैनिक पे आधारित है, और बाद के वर्षों में कालांतर में वही सैनिक हाशिए पे चला जाता है, उसकी कहानियों में कोई हिस्सा नहीं होता। उन पर कहानियां बहुत कम लिखी बहुत कम, गिनती की कहानियां है ही नहीं, गिनी चुनी कहानियां। मैंने कहा, उसने कहा था कि बाद एक पूरा गैप है। अभी जो हमारे दौर की 2 से 3 मुख्य कहानीकार हैं, मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, अल्पना मिश्र, उन्होंने इसलिए लिखा कि वो खुद फौजी की पत्नियां हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ के पति एयरफोर्स में है, अल्पना मिश्र जी के पति आर्मी में है, तो वो उनको देख पा रही हैं, उनके पास तो और कोई नहीं लिखता। तो मैंने निर्णय लिया नहीं कि इन कहानियों का आना जरूरी है, खास तौर पे हिंदी साहित्य में। और हिंदी साहित्य का यहाँ चूंकि बात चल रही है, तो मैं बताना चाहूँगा कि एक तरह से हिंदी साहित्य में, आप खुद गंभीर पाठिका हैं, तो आपने भी रियलाइज किया कि शुरुआती दौर में एक पंथ विशेष का बहुत जोर था। जितने भी बड़े लेखक थे वामपंथ से जुड़े हुए थे, उनकी कविताओं में, और ख़ास तौर पे कविताओं में और आलेखों में जो भारतीय सेना है वो एक विलन के रूप में है। जितनी भी कविताएं आप पढ़ेंगे, जनरल तुम्हारा टैंक, मैं कविता भूल रहा हूँ कौन सा, या फौजी तुम्हारे कुचलते हुए बूट, तो वही छवि है भारतीय सेना की। भारतीय सैनिक भी उसी समाज से आया है, उसमें भी वही संवेदनाएं हैं। अगर गलतियां करता है तो वो भी वही गलतियां करता है जो समाज के अन्य व्यवसाय से जुड़े लोग करते हैं, और वो भी उतना ही संवेदनशील, वो भी उतना ही रोता है। चाहे वो दुश्मन को गोली से मार सकता है, लेकिन अकेले एकांत क्षणों में अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी प्रेमिका, अपनी बेटी को याद करके वो भी उसी कदर होता है जिस कदर से आम लोग रोते हैं। वो कहीं नहीं है। एक पंथ विशेष का चूंकि दबदबा था हिंदी साहित्य पे, जो कि सेना को पसंद नहीं करता, या सेना को वो सरकार का अंग मानता है, सरकार का इम्पोजिंग इक्विपमेंट मानता है कि इसलिए सेना डिप्लॉयड होती। नहीं, उसके अलावा सेना की एक अलग छवि है। मैंने सोचा कि एक जॉनर में तैयार करूं जहाँ पे ये पक्ष है, मानवीय संवेदना है सैनिक। वो सारी की सारी जो 21 कहानियां हैं वो वीरता के, शौर्य की कहानी नहीं, वो सब के सब, क्योंकि बहुत सारी फिल्में हैं हमारे पास जहाँ हम देखते हैं सोल्जर कूद जाता है, गोलियां चलती रहती है, वैसी भी कहानियां मेरे पास हैं कई सारी जो इन्फॉर्मर के कुछ हिस्सों में आई है। लेकिन हरी मुस्कुराहटों वाला कोलाज की कहानियां उससे इतर है कि एक सैनिक जो सरहद पे अकेला बैठा है किस तरह से परिवार को मिस कर रहा है, अपनी प्रेमिका को मिस कर रहा है, खत लिख रहा है। मोबाइल के ज़माने में जब व्हाट्सएप पे, फिर भी वो अंतर्देशीय में खत लिखता है। वो सारी कहानी फिल्मों में जो दिखाया जाता है, जिस तरह से सैनिकों को पोर्ट्रे किया जाता है, उनसे तो काफ़ी अलग होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। और फिल्मों की ही बात अगर हम करें तो पुरानी फिल्मों में एक कर्नल होता हुआ करता था, मुझसे बड़ी बड़ी होती थी, दोनाली बंदूक पकड़। आपका जब पॉडकास्ट होने वाला था मैंने यही सोचा था। उसके बाद
ख़ास तौर पे 2014 के बाद से जो एक नई लहर आई है देश में, जो राष्ट्रवाद का एक नया जुनून चल रहा है, उसके तहत हाँ हिंदी फिल्मों ने थोड़ा सा रुख बदला है, थोड़ा ग्लोरिफिकेशन शुरू हुआ है भारतीय सेना का। तो ये अच्छा कुछ या कुछ नहीं, अच्छा है, बिल्कुल है। ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन किसी भी चीज़ का, हर चीज़ का अति जो होता है वो कहीं ना कहीं से खराब होता है। लेकिन कुछ बहुत अच्छी फिल्में आई हैं, और ख़ास तौर पे जो बायोपिक कुछ फिल्में बनी हैं, चाहे हमारे जो परमवीर चक्र है अपने, उन पे कहानियाँ बनी, फिल्म आई है, जो ताज होटल वाला अटैक था उस पे जो फिल्में आई है, बहुत अच्छी फिल्में बनी। कुछ बहुत बेहतरीन फिल्में बनी हैं जो कि चली नहीं उतनी, जिसे लक्ष्य एक अलग टेक लिया गया था उस फिल्म को जितनी ख्याति मिलनी चाहिए थी मिली नहीं। और इसी तरह से एक जिमी शेरगिल की फिल्म है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसने भी एक अलग मानवीय संवेदना की, बट वो फिल्म चली नहीं, जिसमें कश्मीरी लड़की है, नाम दुआ रखना वाला गाना है, मैं भूल रहा हूँ। तो एक्शन वाले फिल्में ज़्यादा चल रही है। उरी फिल्म बहुत अच्छी बनाई गई थी, डिटेलिंग बहुत अच्छा था। तो ये अब काम होने लगे हैं, हिंदी साहित्य में नहीं हो रहा, और ये अच्छा है। हाँ, ये अच्छी बात है। तो हिंदी साहित्य में जब फौजी की तरफ से वो कहानियां आएंगी तो लोगों को पढ़ने में और भी इंटरेस्ट आएगा। को आपको ऐसा लगता है अपनी कहानी के लिए खास तौर पे कि कहीं पर आपने सच में ग्लोरीफाई किया है, कुछ ऐसा जो एग्जैजुरेट किया गया है? नहीं, बिल्कुल कहीं कोई जो जैसा है वैसा ही प्रस्तुत किया गया, जो जैसे हैं। मैंने कहीं उसको सुपरमैन जो है ही नहीं है, हम सुपरमैन नहीं है, हम में भी उतना ही डर लगता है जब सामने से गोली आती है। जब मुझे गोली लगे उतना ही दर्द, क्या सुपरमैन होता तो गोली बाउंस कर जाती मेरे से, वो हुआ नहीं। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के बावजूद गोली लगी मुझे, तो वो उतना ही डरता है। समर प्रताप सिंह जो मेरा प्रोटैगनिस्ट है, जब वो पहली बार ऑपरेशन में जाता है और उसके सामने से टेररिस्ट भागता है और उसे गोली नहीं चल रही डर से, उसके बगल वाले साथी जो कि पुराना है, जिसने बहुत सारे ऑपरेशन कर रखे, उसने गोली मारी, तो उसको इतना ही डर लगता है। और सेकंड ऑपरेशन में फिर वो थोड़ा बोल्ड हुआ है, धीरे धीरे खुला है, तो उसने जैसा कि अक्सर होता भी होगा, जैसा एक्चुअली ऐसा ही होता है। इनफैक्ट जब मेरा पहला ऑपरेशन हुआ और मेरे हाथों से जब पहला टेररिस्ट मारा, मुझे कई रातों नींद नहीं आई, उसका चेहरा, गोली से भिदा हुआ चेहरा मुझे रातों को दिखता था। बाद में जब यूज्ड टू हो गया, 3 से 4 और ऑपरेशंस हो गए, तो फिर इट बिकेम अ थिंग, अ नॉर्मल थिंग। तो सबके साथ होता है। लेकिन पहली बार आपको बहुत इफेक्ट करता है। हाँ, इफेक्ट करता है, डिस्टर्ब होते हैं आप, खून देख के डिस्टर्ब होते हैं। आपको लगता है कि आपके हाथों कोई मारा गया, चाहे वो टेररिस्ट ही सही? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कि टेररिस्ट मार, क्योंकि उसको तो मारना था ही मुझे, मैं ऐसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, और प्लस वो देश का दुश्मन है। लेकिन द गोर, द ब्लड, द इम्पैक्ट कि आई पुश द ट्रिगर एंड दैट बुलेट कॉज्ड द डेथ। बट एज ह्यूमन तो आपको लगता होगा कि why such person is so bad that I have to kill him? Exactly. You chose the correct word, which I couldn't. Yeah, exactly. But जैसा कि आपने बताया अभी कि हर कोई आपसे ये सवाल पूछता भी है, एक शायर मन बड़ा नाजुक, संवेदनशील, और वो किसी को कुछ बुरा भी कह दे तो शायद 100 बार सोचे। वहीं आप एक फौजी हैं, वो आपकी ड्यूटी है कि टेररिस्ट आया है या ऐसा व्यक्ति जो देश का दुश्मन है, आपको मारना ही होगा, बिल्कुल, आपको अपने निर्णय लेने ही होंगे। हाउ डू यू मैनेज दीज टू पर्सनालिटीज? या तो कविता बचपन से शौक था मेरा, और तुकबंदियां करता था। शायरी में कैसे आया मैं कि शायरी, पोइट्री की जो एक विधा है ना, पोइट्री के सारे फॉर्मेट हैं, आप जानती हैं, दोहा है, सोनेट है, सेवैया है, छंद है। उसी तरह से एक विधा है गजल, जिसका अपने ग्रामर है, अपने रूल्स रेगुलेशन, और बहुत टफ रूल्स रेगुलेशन। जरा सा इधर से उधर हुआ नहीं हो तो शायरी, हाँ, बहर से खारिज है, शायरी नहीं रहेगी। शुरू में ये बातें पता नहीं थी, तो 2 लाइन लिखते थे। और पापा जो थे मेरे, वो मेहदी हसन साहब और गुलाम अली के बहुत बड़े फैन थे। तो उन दिनों छोटा सा टेप रिकॉर्डर होता था, लंबा लेटा हुआ, ऐसे बटन दबाओ तो कैसेट खुलता था, उसमें डालते, तो रात भर सुनते रहते थे। तो अहमद फराज साहब को जो बाद में पता चला कि अहमद फराज, ये दिल, ये पागल दिल मेरा, इस, तो मैंने कहा बड़ी गजब चीज़ है, 2 लाइन में। और पापा एक्सप्लेन करते थे कि इसमें ये कहता है। तो एक गज़ल है जिसमें गुलाम अली साहब की, कि मैं भूल रहा हूँ गज़ल, तो उसमें मैं 10th क्लास में था और मैं सोच रहा था कि अपनी महबूबा के लिए कह रहा। पापा बोलते, तुम तो ये सोच रहे हो गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहा है, लेकिन वो भगवान खुदा के बारे में बोल रहे। मैंने कहा खुदा के बारे में बोल रहे। तो धीरे धीरे समझ में आया, तो मैंने लिखना शुरू किया, शेर जैसे लिखते हैं
एक लाइन, फिर उसी के बराबर नीचे लाइन, बहर वहर तो पता थी नहीं। बाद में जब इंटरनेट से जुड़ा 2006 के करीब मुझे पता चले कि बहर नाम की कोई चीज़ होती है। फिर हमारे गज़ल में उस्ताद शागिर्द की परंपरा है। तो पंकज सुबीर बहुत बड़े कथाकार हैं और बहुत कम लोगों को पता है कि वो बहुत बड़े अरूजी भी हैं। अरूजी कहते हैं जो बहर का, जो जिनको जानकारी होती है, इल्म होता है जिनको। तो उनसे मैं संपर्क में आया और उन्होंने मुझे बहर सिखाया। फिर मैंने उर्दू सीखा, उर्दू लिखना पढ़ना सीखा। तो मैं जिस प्रोफेशन से हूँ उसकी, तब तक फौज की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। हाँ, तब तक तो मैं सीनियर ऑफिसर बन चुका था, मेजर बन चुका। 2006-7। हाँ, अभी तक मैं सिर्फ तुकबंदियाँ करता था। शायरी 2006 से जब पंकज सुबीर जी के संपर्क में आया तो शुरू हुई। तो शायरी विधा कहीं न कहीं से, चूंकि फौज जिस प्रोफेशन, जो मेरा प्रोफेशन है, उसकी बुनियाद जो है वो अनुशासन है, डिसिप्लिन है। और शायरी एक लौती ऐसी विधा है तमाम विधाओं में जिसमें डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा अनुशासन है। ग्रामर के मामले में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में। तो वही एक विधा विज मेरे प्रोफेशन को वो कर रही थी, कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। अच्छा, आपको लगा ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है? हाँ, एग्जैक्टली, तो आपको काइंड लगा ऑफ मैं तो डिसिप्लिन इस जीवन विधा में। सही चल रहा है। हाँ, जो चाहिए ये वो विधा मिल है। हाँ, एक फौजी के लिए होना चाहिए तो यही, दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट। क्योंकि गजल में भी डिसिप्लिन है और जीवन में और फौज जीवन डिसिप्लिन में तो दे रहा है ही। तो शायरी ने फिर एक दिमागी, एक जुनून का रूप धारण किया और फिर मैं लिखने लगा। धीरे धीरे ये गज़लें तब पत्रिकाओं में छपने लगी, थोड़ी बहुत पहचान मिलने लगी। फिर सोशल मीडिया, फिर मंच पे जाना शुरू किया। तो जितना वक्त मिलता है, वक्त मिल नहीं पाता है, तो जहाँ से भी निमंत्रण आते हैं, कुछ हाँ कुछ ना करके मैं पहुँच जाता हूँ मुशायरों में। तो फिर कैसे मेंटेन करते हैं अपना फौजी वाला दिल? जब फौजी ड्यूटी होती तो फौजी जब शेर चलते फिरते कहीं बन जाते हैं, तो आजकल अब मोबाइल आ गया है तो आसान हो गया है चीज़ें दर्ज करना। दिमाग में आता है और दिमाग में आता है, उसको आपने वॉइस रिकॉर्ड कर लिया चलते फिरते। तो है, और क्या है कि ये शौक है, तो 24 घंटे के अंतराल में जो अगर आप शौक, आपका जुनून है, तो कहीं न कहीं से अपने लिए वो वक्त निकाल लेते हैं। आपकी कहानियों के भी अनुवाद हुए हैं, अनुवाद पढ़कर कैसा आपको लगा? हाँ, पहली बात तो पहला अनुवाद जो हुआ था वो उड़िया भाषा में हुआ था और मुझे तो उड़िया पढ़ नहीं पाता हूँ। तो डॉक्टर नरेश सेठी थे भुवनेश्वर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मुझे अनुवाद करना है। मैंने कहा बेशक कीजिए। तो फिर वो जो आर्मी के कुछ लिंगो, उसमें कुछ आर्मी के टर्मिनोलॉजी वगैरह इस्तेमाल हुए थे, वो फ़ोन करके पूछते थे। लेकिन वो तो फिर भी वो उन्होंने ज़्यादा तंग नहीं किया मुझे। जब मराठी अनुवाद हो रहा था, 70 साल की वरिष्ठ महिला थी वो, और उन्होंने ठान लिया कि तो करना है। पहला अनुवाद 2 कहानियों का अनुवाद करके उन्होंने मराठी पत्रिका में छपवाई, तो उसको बहुत पसंद किया गया। तो उन्होंने कहा मैं पूरी किताब करूँगी। उसके बाद तो आंटी ने मुझे बहुत परेशान किया। और मैं, मतलब शायद वो शब्दावली पूछना हाँ, चाह रही शब्दावली और ये क्यों डायलॉग है, ऐसे क्यों। लेकिन उनके लिए मुझे, कि 70 साल की थी वो, इस जिजीविषा, इस चाव से वो लिख रही थी। तो मैं उनका कॉल मिस कर देता, मैं ऑफिस में उठा नहीं पाता था। वो गुस्सा जाती, कई बार डांट देती थी। मैं खोल के बैठी हुई हूँ, आप फ़ोन उठा रहे हो। फिर मैं उनके लिए स्पेशल वक्त निकालता था फ़ोन पे। मैंने कहा अब पूछिए जो पूछना है। तो उनके साथ बहुत अच्छा रहा मुझे। चूँकि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी से हूँ और वो पुणे में है, थोड़ी बहुत मराठी आती थी, बोल नहीं पढ़ नहीं पाता था। मेरे कई सारे अच्छे दोस्त थे जो मराठी में हैं, तो उन लोगों ने पढ़ी। उन लोगों ने हिंदी वाली भी पढ़ रखी थी, मराठी वाली भी। तो उन लोगों ने बहुत तारीफ़ की, उनके मम्मी पापा लोगों ने पढ़ी। और एक बात इंसिडेंटली मैं बोलना चाहूँगा आपको, जो हमारी स्थानीय भाषा है और जिसमें सबसे ज़्यादा लिटरेचर छपे जाते हैं, तो मराठी भाषा की किताबें हिंदी से भी ज़्यादा बिकती है। शायद आपको मालूम ना हो। 3 भाषाएं, मराठी के बाद दूसरे नंबर पे बंगाली आती है, तब आता है हिंदी की किताबें। तो मराठी भाषा, मराठी लिटरेचर फेस्टिवल या पुस्तक मेला लगता है, तो वहाँ पे किताबों की बिक्री कई गुना हिंदी ज़्यादा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि मेरी वो कहानियाँ, फौज पे आधारित कहानियाँ, सारे के सारे मराठी में, और खूब वो किताब बिकी। आप कह रहे थे कि अंग्रेजी में सबसे ज्यादा फौज पे लिखा गया है, फिर आपने हिंदी में लिखा और अनुवाद भी हो गया। और अनुवाद उड़िया में, मराठी में, मराठी में, बंगाली में अभी अभी हुआ है। तो थोड़ा खुश हूँ मैं कि उस रीजन के लोग भी पढ़ पाएंगे वो सारी कहानियाँ। आगे और क्या क्या आपके लिखने के प्लान है? मैं गजल भी सुनूंगी आपसे। अब बिल्कुल। तो आगे तो अभी फिलहाल ये जो हीरो है मेरी नॉवेल का, समर प्रताप सिंह,
वो मेरे जी का जंजाल बन चुका है, वो ख़त्म नहीं, उतर नहीं रहा है मेरे से। तो अभी दूसरा नॉवेल आया है इन्फॉर्मर, इसके तुरंत बाद तीसरा नॉवेल आएगा मिशन, फिर समर प्रताप सिंह को 1-2 साल का और आप ये कहानियां डेली लिखते हैं, डेली कोई समय निकालते हैं जब ड्यूटी होती है तब भी? हाँ हाँ, तब आप कैसे maintain कोशिश रहती है कि कम से कम 1000-2000 शब्द रोज लिख पाऊँ, हो नहीं पाता है वो। ड्यूटी के दौरान भी? रात को सोने से पहले, लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि अभी फिलवक्त जिस अपॉइंटमेंट में हूँ उसमें बहुत ज़्यादा मेरा मूवमेंट है। जो मेरे कमांडर है उनके साथ नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में बहुत ज़्यादा वक्त कम मिलता है, जब मिलता है तो कुछ न कुछ लिख लेता हूँ। तो अभी फ़िलहाल तीसरे नावल पे है, और उसके बाद मेरा एक जिन दिनों में, अब पहले क्या होता है जब आप छपना शुरू करते हैं ना तो खुशी मिलती है कि इसमें छप गया, उसमें छुप गया, लोगों के खत आते तो आप और बेचते हैं। मोटिवेशन। तो जब मेरी 3-4 कहानियाँ लगातार पब्लिश हुई तो अर्चना वर्मा जी, जो कि पहले हंस में राजेंद्र यादव जी के साथ थी, बाद में वो कथादेश की संपादिका बनी, बहुत मशहूर कथाकार रही नहीं वो। तो उन्होंने जब मेरी कहानियाँ पढ़ी तो उन्होंने कहा कि तुम कॉलम लिखोगे कथादेश पत्रिका के लिए? डेली कॉलम लिखना? मंथली मैगजीन में। अच्छा, मंथली। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, वो भी आप कह रही हैं तो एक फौजी की डायरी करके मेरा कॉलम आना शुरू हुआ कथादेश में। करीब 3 साल चला वो अर्चना वर्मा जी का देहांत हो गया तो मेरा भी मन टूट गया। तो फौजी की डायरी बहुत प्रचलित हुई थी, लोग बहुत खत आते थे मुझे, क्योंकि वो हिस्सा मैं लिखा करता था, प्लस उसमें हिंदी साहित्य से जुड़ी कविताएं वगैरह भी मैं इस्तेमाल करता था। तो अब कई पाठकों के हैं कि वो जो कॉलम था उसको किताब की शक्ल में लाई, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, वो आप करने वाले? हाँ, वो अनबाउंड से ही आएगी, जब थोड़ा समर प्रताप सिंह को रेस्ट दे दूंगा मैं अपने प्रोटेगोनिस्ट को तब। तो फिलहाल ये है, और पैरेलल में तो गज़ल चलती रहती है। अच्छा, फौजियों के लिए जब भी कोई ऑपरेशन होते हैं जो देश को भी बड़ी एक्साइटेड कर देते हैं, उनको उत्तेजना से भर देते हैं, तो लोग भी बहुत फौजियों के लिए कविताएं लिखते हैं। बिल्कुल। कि हम लड़ते रहना, हाँ, डटे रहना, हरा के आना है, और इस तरह की कविताएं वो लिखते हैं। लेकिन एक फौजी जब कविता लिखता है खुद, तो वो कैसी कविता लिखता है? मैं तो, मेरा जॉनर इश्क है, मोहब्बत है, प्रेम है, तो मैं प्रेम पे लिखता हूँ। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आपको इसी बात से सुनाता हूँ जो मुद्दा आपने उठाया। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। हाँ। तो हर जगह शोर शराबा था, तो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की तरफ से एक मुशायरा आयोजित था भोपाल में, जिसमें मुझे भी निमंत्रण मिला, और उस मुशायरे का थीम ऑपरेशन सिंदूर था। ये बात मुझे पता नहीं थी। तो जिस दिन मुशायरा शुरू होने वाला था तो आयोजक का संदेशा आया कि अपनी गज़लें, अपनी रचनाएं सुनाने के अलावा आपको सैनिक का मनोबल बढ़ाते हुए भी हाँ कुछ सुनाना है। सारे शहरों को गया हुआ था, और सैनिक का मनोबल तो आप रोज ही बढ़ाते होंगे। हाँ। तो मैं जब पहुंचा मंच पे तो ऑपरेशन सिंधु जो पूरा बैकग्राउंड वॉल था भारतीय सैनिकों के थे, और करीब 15 शायर थे, कुछ बहुत सीनियर शायर थे, कुछ अब मैं आ गया हूँ जो मेरे से पहले पढ़ने वाले थे, 3-4 जिन्होंने पढ़ा। तो यही सब जो आप कह रही हैं, डटे रहना सैनिक, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं सोचूं कि मैं क्या सुनाऊंगा, तो समझ नहीं आया। तो मैं गया, तो मैंने बोला मंच से खड़े होकर कि मैं तो प्रेम का, इश्क का, मोहब्बत का शायर हूँ, मैं खुद अपना मनोबल बढ़ाते हुए क्या लिखूंगा मुझे समझ में आया। तो आप लोग ये प्रेम झेलिए बाकी लोगों से। तो उस पर एक सैनिक उस तरह की कविताएं कम लिखता है, क्योंकि वो सारी चीजें वो खुद जी रहा होता है। कोई कविता सुना दीजिए। ओके। तो चूंकि आपने सैनिक की बात की, तो सैनिक क्या है, कभी थोड़े बहुत मैं लिखने की कोशिश करता हूँ कि मेरी कविताओं में सैनिक भी आना चाहिए। तो ये गज़ल चूंकि कल भारतीय थल सेना दिवस था जी, तो उन तमाम सैनिकों को समर्पित है कि सैनिक क्या है। तो हम जो है इसमें आएगा, वो हम, मैं नहीं हूँ, वो सैनिक अपने लिए कह रहा है कि दिन में धूप चढ़े तो लाएं बादल वाले मौसम हम, और बदन जब रात का सुलगे तो बन जाएं शबनम हम। दिन में धूप चढ़े तो लाएं बादल वाले मौसम हम, और बदन जब रात का सुलगे तो बन जाएं शबनम हम। वीराने को पल भर में ही कर देते हैं हम आबाद, वीराने को पल भर में ही कर देते हैं हम आबाद। जंगल हमसे, पर्वत हमसे, और सहराए आलम हम। सहरा रेगिस्तान को कहते हैं कि जंगल हमसे, पर्वत हमसे, और सहराए आलम हम।
घाट घाट का पानी ऐसा घुला हुआ है रग रग में, हम गंगा है, हम जमुना है, हम है सतलुज झेलम हम गंगा है, हम जमुना है, हम है सतलुज झेलम हम, जैसे को तैसा वाला अपना तो जंतर मंतर है, जैसे को तैसा वाला है अपना तो जंतर मंतर, दुश्मन के जानी दुश्मन है और यारों के हमदम हम। दुश्मन के जानी दुश्मन है और यारों के हमदम हम पर पत्थर फेंक फेंक कर जिन हाथों में दर्द हुआ। कश्मीर में एक बीच संगबाजी का दौर चला था, बहुत पत्थर फेंके जाते थे भारतीय सेना पे कि दुश्मन के जानी दुश्मन है और यारों के हमदम हम, कि हम पर पत्थर फेंक फेंक कर जिन हाथों में दर्द उठा, सच पूछो तो उन हाथों के जख्मों के भी मरहम हम। वाह, बहुत सुंदर। कि सच पूछो तो उन हाथों के जख्मों के भी मरहम हम, कोई आंख दिखाए तो देना आता उत्तर हमको, असल में लेकिन हम कबीरा हैं, हम हैं नानक गौतम हम। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कविता है। शुक्रिया। आप कविताएं भी लिखते हैं जी। आप गजलें भी कहते हैं, कहानी भी लिखी हुई है, इसके अलावा उपन्यास तो खैर आपने पूरा लिख दिया और इसके अब कई पार्ट आने वाले हैं। सबसे ज्यादा कौन सी विधा है जो आपको पसंद है और आपको रिप्रेजेंट करती है? गजल। गजलें निश्चित रूप। कहानी में इसलिए मैंने कहा ना, गजल एक बहुत ही कठिन विधा है। कविता लिखना थोड़ा आसान है किंचित, खास तौर पे जो आजकल की जो नई कविता है, फ्री वर्स जिसको हम कहते हैं और कविता कहते हैं, जिसको कई लोग एंटरमार्ड पोएट्री भी बोलते हैं कि लाइन लिखा एंटर मारती, तो हाँ मजाक में उड़ाने के लिए कहा जाता है, ऐसी बात नहीं है। वो कविताएं भी बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से लिखी जाती हैं। लेकिन गज़ल बहुत मुश्किल चीज़ है। आपके मन में कई बार थॉट है, बड़ा यूनिक थॉट है, लेकिन उसको शेर पे बिठाने में बहर की बंदिश आ गई, लफ्ज़ ऊपर नीचे नीचे, काफिया का रदीफ की बंदिश आ गई। तो मैं कहानी इसलिए लिखता हूँ कि वो बातें मैं शेर में नहीं कह पा रहा हूँ। तो कहानी में मेरे पास स्वच्छंदता है, एक पूरा आकाश है, एक विस्तृत व्योम फैला हुआ है जहाँ मैं पंख फैलाए बगैर किसी बंदिश के उड़ सकता हूँ। और कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो आप चाहते हैं कि लोग पढ़ें, और कुछ कहानियाँ तो हैं ही ऐसी जो चाहता हूँ। तो निश्चित रूप से गज़ल मेरी विधा है जो मैं चाहूँगा कि लोग मुझे एक शायर के रूप में ज़्यादा याद करें, जब भी याद करें। आप किताबें तो लिखते ही हैं, इसके अलावा आपको किताबें पढ़ना भी पसंद है? बहुत। कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कैसी किताबें आपको पसंद? मैं मुख्यतः शायरी ऑब्वियसली चूँकि शौक है तो मैं, मेरे पास तमाम सारे शायरों के, मेरे पास अपना पर्सनल कलेक्शन जो किताबों का है, ख़ास तौर पे हिंदी किताबों को 15,000 से ऊपर का। अच्छा, 15,000 किताबें हैं आपके पास? अरे वाह। मेरी पर्सनल। तो और हिंदी साहित्य से जुड़ी सारी कहानियाँ सबको पढ़ रखा है मैंने। तो मैं एक गंभीर पाठक होने के साथ साथ मैं इस बात का मतलब दंभपूर्ण वक्तव्य दे सकता हूँ कि समकालीन जितने भी हिंदी कथाकार हैं, जितना उनको मैंने पढ़ा है, बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। और ऑथोरिटी से जितना मैं बोल सकता हूँ इन सारे कथाकारों के बारे में, वो शायद बहुत कम लोग हैं, और जानने वाले जानते हैं ये बात। जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं अक्सर, तो फौज के किस्से सुनाते हैं, साहित्य के किस्से सुनाते हैं, या अपने लिखे हुए शेर सुनाते हैं? हाँ, शेर की ज़्यादा मांग रहती है तो ज़्यादातर शेर सुनाते हैं। जितने दोस्त जो आप जैसे धरा हैं, जयदीप जी, इन सब के साथ महफिल बैठती है तो ये लोग फौजी किस्से सुनना चाहते हैं, और फिर बीच बीच में शेर का तर्का चलते रहना चाहिए। तो वो चलता है। जो फौजियों में ज़्यादातर वो लोग कविताएं सुनना चाहते हैं जब फौजी दोस्त बैठते हैं तो। कोई 3 किताबें बताइए हमारे पाठकों को, क्योंकि सारी किताबें पढ़ने वाले लोग ही हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं, साहित्य पसंद करने वाले लोग, जो किताबें उनको पढ़नी चाहिए, जो आपका रिकमेंडेशन है। जैसे आपने बताया कि आपने इतनी कहानियां पढ़ी है कि आप पूरे दावे के साथ। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन अगर कहानी से जुड़ी होगी तो मैं सबसे पहला नाम पीली छतरी वाली लड़की लेना चाहूँगा, उदय प्रकाश की, जिन्होंने मुझे कथा से जोड़ा, कथा लेखन से जोड़ा। उदय प्रकाश तो खैर ऐसा नाम है कि उसकी लिखी हर कहानी पढ़नी चाहिए। बड़े दिलचस्प बात है कि उदय प्रकाश जी ने कविताएं भी लिखी हैं, और वो अपने आप को कवि कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ मतलब अद्भुत कहानियाँ हैं। वॉरेन हेस्टिंग का सांड, पाल गोमरा का स्कूटर, इतनी अद्भुत, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास तारीफ में कि रोंगटे खड़े जिस तरह से कहानी लिखी गई है। एक होता है कहानी में किस्सा होना, एक होता है उस कहानी को सुनाने का सलीका जो शिल्प कहते हैं।
ऐसा अद्भुत है उनके पास कि कहानी की किस्सा गोई जानने के लिए उदय प्रकाश को पढ़ना चाहिए, लेकिन कहानी कैसे सुनाना है उसके लिए एक ही हिमसेल्फ इज ए स्कूल। तो निश्चित रूप से उदय प्रकाश का नाम सर्वप्रथम लेना चाहूँगा। दूसरे जो मुझे प्रिय कहानीकार हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ जी हैं। उनकी तो बहुत सारी कहानियाँ, 7 उपन्यास आ गए। शिगाफ खास तौर पे वो भी कश्मीर से जुड़े हुए मेरे बहुत करीबी है। लेकिन उनकी कहानी दीपाली आपको भी मैं चाहूँगा, जो कि मैं सबको बोलता हूँ पढ़ने के लिए, कुछ भी तो रुमानी नहीं। उस कहानी को पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 4 से 5 पन्नों की कहानी है वो, और उस कहानी में जो टेक लिया गया, आप चिड़ियों के बारे में जानती होगी कि चिड़िया जब बच्चा देता है, अगर आप छू देंगे तो वो लोग त्याग कर देते उनका। अंडे छू देंगे, अंडे फोड़ देते। बड़ा ही ये विभत्स है। क्यों है ऐसा हमें नहीं पता है, क्यों करती है चिड़िया, क्या वो अछूत हो गई इंसान के छू। उस थीम को उन्होंने कहानी पे उठाया है, और एक लड़की है जो कि एनामोर्ड हो रही है अपने ही रिश्ते के मामा से। वो बहुत बड़े कहानीकार हैं, और वो एक अकेले कमरे में बैठ के लिखते रहते हैं, पांडुलिपियाँ कहानियाँ लिखते रहते हैं। और वो लड़की जाके उसे होता है ना, अपने परिवार में हम देखते हैं तो एक आसक्ति होती है, शायद मन ही मन उससे प्यार भी करती है। वो जो छू देती है जाके पांडुलिपियों को, वो फाड़ के फेंक देते हैं। वो कहानी ऐसे खत्म वो बिंब वहां से उठाया, और इतना अद्भुत पैरेलल ड्रॉ किया है मनीषा कुलश्रेष्ठ जी ने। उनकी भाषा, उनके लेखन से भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। तीसरा एक नाम लेना चाहूँगा मैं पंकज सुबीर का। पंकज सुबीर एक तो मेरे गुरु हैं, मेरे गज़लों के गुरु। उसके अलावा मैं उनकी गज़लें पढ़ने नहीं, उनकी कहानियाँ पढ़ने का। वो एक चमत्कारी मतलब कहानीकार है, और इतनी कहानियाँ लिखी हैं, और ऐसी ऐसी कहानियाँ उनके पास हैं। उनका शिल्प खास तौर पे, जो मैं उदय प्रकाश जी के बारे में बोल रहा हूँ, वही पंकज सुबीर जी के पास। सीखने के लिए 2 और नाम जो अवश्य रूप से, अगर उनका नाम नहीं ले, समकालीन का। देखिए क्या हुआ कि हिंदी कहानी जो थी बहुत बदलाव आई। चूंकि मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ तो थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ। तो एक था राजा एक थी रानी, इतनी पुरानी बात है। उस शिल्प को हिंदी कहानीकारों ने तोड़ा कि कहानी ऐसे जरूरी नहीं कैसे शुरू होनी चाहिए। एक था तो नई कहानी का दौर आया जिसमें कि 3 नाम उभर के आए, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। ये हिंदी कहानी के त्रयी माने गए, जिन्होंने कहानी के शिल्प को तोड़ा कि कहानी एक था राजा से नहीं शुरू होना जरूरी है, या बहुत पुरानी बात थी। नहीं, हम लोग दादा दादी ऐसे सुनाते थे कहानी के शिल्प को तोड़ा गया। वहां से कहानी में जो मोड़ लिया, उसका जब 2000 का दशक शुरुआत था, तो कहानी की एक नई फसल आई। रविंद्र कालिया ने नवलेखन विशेषांक निकाला हुआ, जिसमें ये सारे नाम है। मनीषा कुलश्रेष्ठ जी आई, पंकज सुबीर जी, 2 बहुत अद्भुत नाम है, कुणाल और चंदन पांडे। उदय प्रकाश मनीषा कुलश्रेष्ठ और पंकज सुबीर की कहानियां को पसंद करने के लिए, चूंकि वो एक लेखन कैसे करना चाहिए, कहानी कैसे, एक सिखलाई के तौर पे इनको पढ़ना चाहिए। कुणाल जो है वो जादूगर है, तो जिस तरह से कहानी कहता है ना, आपको जलन हो जाएगी कि यार कैसे एक छोटे से शब्द को, लाइन को, पंक्ति को ऐसे खूबसूरती से लिखता है वो कि झुरझुरी पैदा कर देता है। और उसी के समकालीन है चंदन पांडे, उसके पास भी अद्भुत कहानियां हैं जिस तरह से वो लिख रहा है। तो ये 5 नाम हैं जो कि मैं जो कहानी लिखना चाहते हैं, जिनको मैं अवश्य बोलूँगा कि अवश्य पढ़ें, इनका लिखा सारा का सारा पढ़ें, तो वह निश्चित रूप से एक अच्छे कहानीकार बन जाएंगे। इस पूरी बातचीत के दौरान मुझे ये पता चला कि आप गज़ल कहते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। वो बात अलग है कि आप कहानीकार हैं, लेकिन आप पाठक भी बड़े कमाल के हैं। मैंने कहा ना कि मैं दम्भ घमंड के साथ बोलता हूँ कि मैं बहुत अच्छा, शायद उतने विश्वास के साथ मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अच्छा शायर हूँ, मैं अच्छा कथाकार हूँ, लेकिन 2 चीज़ें मैं बहुत घमंड के साथ कहता हूँ। मैं बहुत अच्छा सैनिक हूँ और मैं बहुत अच्छा पाठक हूँ। और इसके लिए मुझे खुद ब्रह्मा आए और मुझे इस मेरे वक्तव्य को काटने की कोशिश करे तो हालांकि दुर्लभ संयोग है, बट है बड़ा अच्छा भी है। एक आखिरी सवाल है कर्नल सर आपसे, क्योंकि आपने एक लंबा आपका अनुभव रहा है, कई कहानियां पढ़ी हैं, कहानियां लिखी हैं, कहानियां जी हैं, कश्मीर जैसी जगह पर पोस्टिंग रही है, मुठभेड़ भी देखी हैं, आतंकवादियों को मारा भी है, बहुत सारे अलग अलग तरह के अनुभव हैं। जीवन को लेके आपकी क्या फिलॉसफी है? जीवन को लेकर लिए मेरी एकमात्र फिलॉसफी कि हमारे पास बस आज का दिन है, जो बीता हुआ कल था वो साथ में है, और आज का दिन है।
कल किसी को नहीं पता. तो I live life as of today. Like there is no tomorrow. That is my philosophy. That is heart, a soldier's philosophy. We don't know what will happen tomorrow. And that you would like to convey to all our audience and No, youth. I will not like to convey this to. It will be a wrong thing to say कि आप भविष्य की चिंता ना करें. भविष्य की चिंता करें. लेकिन मेरी अपनी फिलॉसफी है. हमारा जो जैसे जिस बटालियन में हम रहते हैं कश्मीर में, तो दरवाजे पे लिखा होता है बाहर जाने से पहले एक बोर्ड टंगा होता है कि जब हम बाहर जा रहे हैं हर सैनिक वो बोर्ड पढ़ के जाता है, आज मुठभेड़ होगा. चाहे हो या नहीं हो, चाहे हो नहीं, लेकिन हमें माइंड बना चाहिए कि तुम गोली कहीं से भी आ सकती है. तो हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, जरूरी नहीं कि हर सैनिक का ये लाइफ का फंडा हो. मेरे लिए है कि मैं आज में जीता हूँ. फॉर मी देयर इज नो टुमारो. नेक्स्ट टुमारो विल स्टार्ट टुमारो मॉर्निंग व्हेन आई वाइड अवेक. तो आई विल नॉट कन्वे कि हर कोई इसको जिए. ये गलत होगा कहना मेरे लिए. खास तौर पे आप मेरे से उम्र में छोटी हैं, तो आपके लिए खास तौर पर, आपके उम्र वाले, आप लोग मिलेनियल वाले हैं, तो नहीं, कल की चिंता करें. मेरी अपनी फिलॉसफी है कि देयर इज नो टुमारो. तो बस इतनी सी बात है. थैंक यू कर्नल सर. और बड़ी अच्छी बातचीत हुई आपके और बहुत अच्छा. एक्चुअली मैं तारीफ करना चाहूँगा दीपाली. मैंने आपके पॉडकास्ट पहले देखे नहीं थे, लेकिन जिस तरह से आप सवाल कनेक्ट करती हैं और वेल रिहर्स्ड आई थी. आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू. और आपकी भाषा भी बहुत सुंदर है. थैंक यू सर. God bless. लेकिन साहित्य वालों का एक लालच होता है कि जब उन्हें ये लगता है ना कि सामने वाला व्यक्ति साहित्य को इतना जानता है कि आप दिन भर बात कर सकते हैं, तो फिर वो दिन भर ही बात हो सकती है. और खास तौर पे आपके सवाल इतने थे रुचिकर कि मैं जनरली, चूंकि सबको लगता है कि मैं शायर हूँ, तो जनरली शायरी पे ही बात करते हैं ज़्यादा. आपने बहुत अच्छा किया कि शायरी पे कम बात की, क्योंकि मैं बहुत बात करता हूँ. हिंदी कहानी पे मैं ज़्यादा बात करना मुझे चाहता लगता है शायरी के लिए तो उनको किताब पढ़ लेनी चाहिए या हाँ, मुशायरे बिल्कुल, सुन लेने चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. या फिर वीडियोज अवेलेबल हैं. हाँ, वीडियोस देख सकते हैं. आपकी आवाज़ लेकिन कर्नल वाली है, मूछे भले ना हो. थैंक यू सर, आप आए. बड़ी अच्छी बातचीत हुई. एंड सब जितने भी हमारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पाठक जुड़े हुए हैं, श्रोता जुड़े हुए हैं, किताब ज़रूर पढ़िए. हैशटैग है अनबाउंड, प्रकाशन से आई है. इसका अगला हिस्सा भी आ चुका है और आने वाले और भी हिस्से हैं जो आएंगे, उनका आप इंतज़ार करिए. हमारे साथ जुड़े हुए थे कर्नल गौतम राजऋषि. आप देख रहे हैं अमर उजाला कार. धन्यवाद.